आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है विकास की प्रकृति, नेचर ऑफ डेवलपमेंट। तो आइए देखते हैं क्या होता है नेचर ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा पहला टॉपिक है निश्चित क्रम। तो विकास का क्रम निश्चित होता है। ये कैसे आप पता करेंगे कि कोई भी बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले वो शैशवावस्था में आएगा, पूर्व बाल्यावस्था आती है, फिर उसके बाद उत्तरावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। तो हमेशा ये एक क्रम में होता है। तो हम कह सकते हैं कि विकास का जो क्रम है वो निश्चित होता है। फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये कैसे समझेंगे? जैसे हम पहले हमारे हाथों की मांसपेशियाँ काम करना शुरू करती है, फिर हम उसके बाद फाइन आर्ट्स वगैरह सीखते हैं, ड्राइंग सीखते हैं, है ना। और वैसे ही हम पहले चलना सीखते हैं, फिर हम डांस करना सीखते हैं। तो ये हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है वो मानव का जीवन पर्यंत होता है और ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, जैसे कि हमने ये पहले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। और फिर पांचवा है कि इसका दायरा बहुत विस्तृत होता है, क्योंकि इसमें हम भौतिक विकास, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास को शामिल करते हैं, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका दायरा बहुत ही विस्तृत होता है। तो ये इसकी प्रकृति है। तो ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने चाहिए। हमारा 6th पॉइंट है विकास और वृद्धि के दर एक समान नहीं होती है। इससे तात्पर्य यह है कि जैसे कि कुछ बच्चों की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, कुछ बच्चों की हाइट थोड़ी लेट से बढ़ती है ना। तो यही है कि भिन्न भिन्न बच्चों में विकास का दर जो है वो भिन्न भिन्न होता है, एक समान नहीं होता है। फिर 7th पॉइंट है हमारा प्रारंभिक अवस्था बाद की अवस्था की तुलना में ज़्यादा जटिल होती है। इस कहने का मतलब ये है कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मस्तिष्क का विकास, है ना, उसके विभिन्न आंतरिक अंगों का विकास होता है। तो ये जो प्रारंभिक अवस्था है वो बहुत जटिल होती है और जो बाद की अवस्था है उसमें विकास सरल होता है। फिर 8th पॉइंट है हमारा विकास के क्रम में एकरूपता होती है ना। तो पहले शैशवावस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोरावस्था आती है। तो सारे बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। तो एक निश्चित क्रम में ही होता है, क्रम में एकरूपता होती है। 9th पॉइंट है हमारा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि जीवन भर चलते ही रहती है। हमारे विभिन्न पक्षों का विकास होता रहता है। फिर 10वां है कि विकास के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा बौद्धिक विकास अच्छे से हुआ है तो हमारा सामाजिक विकास अच्छा होगा, हमारे संवेगों का विकास अच्छा होगा, है ना। इस प्रकार जो चार उसके हैं वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। विकास का अनुमान लगाया जा सकता है ना, कि अगर ग्रोथ अच्छी है ना, कोई बच्चा, किसी बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि वो मतलब आगे जाके और कैसा हो सकता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। विकास जो है स्पाइरल होता है, लीनियर नहीं होता है। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि विकास सिर्फ एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है, हमारे विभिन्न पक्षों का विकास होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि विकास की जो प्रकृति है वो स्पाइरल होती है, वो लीनियर नहीं होती है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दिशा का सिद्धांत। तो पहला है हमारा सफेलोकेडल। इससे तात्पर्य यह है कि विकास जो है वो सिर से शुरू होता है, फिर शरीर के बाकी हिस्सों तक बढ़ता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिर के भाग में पहले और फिर उसके बाद जो हमारे बाकी के अंग हैं उसमें विकास बाद में शुरू होता है। जैसे बच्चा पहले सिर पे और उसके बाद हाथ पैर पे नियंत्रण हासिल करना शुरू करता है। बच्चा पहले सिर पे कंट्रोल करना शुरू करेगा, फिर जो है हाथ पैर पे कंट्रोल करना शुरू करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सेफेलोकेडल। इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हेड टू टो, है ना। पहले वो सिर पे कंट्रोल करना शुरू करता है, फिर वो टो तक जाता है। ये याद रखना है कि इसमें जो विकास है वो ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो इसकी हिंदी नाम भी है, आप देख सकते हैं, पर इंग्लिश नाम याद रहे तो उतना कन्फ्यूज़न नहीं होता है
हिंदी नाम थोड़े टफ भी हो जाते हैं, तो आप इसको ऐसे ही याद रखेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला टॉपिक है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल दिशा के सिद्धांत का ये दूसरा रूप है। तो इससे तात्पर्य यह है कि बच्चा जन्म के बाद सबसे पहले शरीर के मध्य भाग पर नियंत्रण करना सीखता है, जबकि बाहरी अंग जैसे हाथ पैर पर नियंत्रण करना बाद में सीखता है ना। इसीलिए इसको नियर टू फार बोला जाता है। पहले जो है वो अपने जो भी भाग है जैसे गर्दन पर नियंत्रण करना शुरू करेगा, उसके बाद वो हाथ पैर पर नियंत्रण करना शुरू करेगा। तो ये दो दिशा के सिद्धांत होते हैं, सेफेलोकैडल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ये आपको याद होने चाहिए। सेंटर से बाहर की ओर जाता है और वो जो है हेड टू टो होता है ना, तो ये आपको याद होना। इसमें विकास की दिशा कैसे होती है, तो पहले वाले में ऊपर से नीचे होती है, यहाँ पे सेंटर टू पेरिफेरल हम बोल सकते हैं, और नियर टू फार हम इसको बोल सकते हैं। तो इस दोनों टॉपिक से अक्सर प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं, तो ये आपको याद होना ही चाहिए, जो फर्स्ट और सेकंड दिशा का सिद्धांत है वो, कि किसमें से नीचे किस में होता है और केंद्र से बाहर की ओर किस में होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है डेवलपमेंटल स्टडीज़। तो इसमें भी दो होते हैं। तो पहला है क्रॉस सेक्शन स्टडी। इसमें क्या होता है, एक ही समय पर हम अलग अलग लोगों का अध्ययन करते हैं, तो उसे क्रॉस सेक्शन स्टडी बोला जाता है। या फोटो में देख रहे हैं, यहाँ पे सारे अलग अलग लोग हैं, तो उनका अध्ययन करना क्रॉस सेक्शन स्टडी होगा। दूसरा है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। इसका अर्थ यह है कि हम अलग अलग समय पर एक ही व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं कि जब वो बच्चा था तब वो कैसा था, फिर उससे थोड़ा बड़ा हुआ है ना। तो अलग अलग स्टेजेस पे हम एक ही व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। और अगर बहुत सारे व्यक्तियों का एक ही समय पे अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे क्रॉस सेक्शन स्टडी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इतने ही टॉपिक करेंगे।